हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास 12 आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो है लाइफ स्पान या जीवन काल। जीवन काल, लाइफ स्पान भी कहते हैं। तो ये जान लें कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनमें अपने जैसे संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, जिसे जनन कहते हैं। तो हमें जीवों में जनन पढ़ना है। उसमें सबसे पहले जीवन काल हम लोग जानकारी करेंगे। जीवन काल क्या है, यानी लाइफ स्पान क्या होता है। किसी भी जीव का पैदा होने से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है उसे कहेंगे लाइफ स्पान या जीवन काल कहेंगे। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, किसी जीव का पैदा होने यानी जन्म लेने, पैदा होने से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, यानी स्वतः जब मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु तक का समय लाइफ स्पान या जीवन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। ये आप परिभाषित कर सकते हैं इसे। दूसरी बड़ी बात यह है, इसमें लाइफ स्पान शरीर के आकार प्रकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यानी भारी भरकम शरीर वाले कम समय तक भी जीवित रहते हैं, या छोटे शरीर वाले अधिक समय तक भी जीवित रह सकते हैं। यानी उनका जीवन काल लंबा हो सकता है जो छोटे हैं, और बड़ों का छोटा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग अगर देखें जीवन काल, तो कुछ अगर जीवों का नाम लिखें हम लोग, जैसे एलिफेंट है, रोज है, डॉग है। एलिफेंट जिसे हाथी आप लोग जानते हैं, एलिफेंट का अगर देखें जीवन काल तो ये लगभग 90 ईयर, यानी अगर देखें आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो 65 से 90 वर्ष तक ये जीवित रह सकता है। यानी इसका जीवन काल 90 वर्ष तक माना जाता है। ऐसे ही अगर वनस्पतियों की बात करें तो आप लोग परंपरागत तरीके से परिचित होंगे रोज, गुलाब से। गुलाब का जीवन काल किसी किसी बुक में आपको 10 साल मिलेगा। आपकी जो बुक यहाँ पर लगी हुई है इसमें 5 से 7 वर्ष, 5 to 7 ईयर्स। ऐसे ही अगर दूसरे और जीवों की बात करें, जैसे डॉग है, बटरफ्लाई है, तितली जिसे कहते हैं, बटरफ्लाई यानी तितली का, क्रो है, राइस प्लांट है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ जिसे कहते हैं, बाइनियन ट्री है यानी बरगद का वृक्ष है। ऐसे ही और कई, जैसे फ्रूट फ्लाई है, काऊ है, काऊ और फ्रूट फ्लाई। ऐसे इसमें हम लोग डॉग का लगभग 20 साल इसका लाइफ स्पान होता है। यानी हम लोग अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 20 से 30 साल। ऐसे बटरफ्लाई का कुछ ही दिन होता है, यानी 1 to 2 यानी 1 से 2 वीक, सप्ताह
हो सकता है। ऐसे कौवे की बात करें तो कौवे का जो लाइफ स्पान होता है वो लगभग 15 ईयर, 15 साल। ऐसे पैरट का लाइफ स्पान अगर देखें, पैरट एक और लिख देते हैं यहाँ, पैरट का लाइफ स्पान अगर देखें तो पैरट का 140 ईयर, 140 साल। कहीं कहीं पर आपको 40 साल भी लिखा मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने भी 140 पढ़ा था और आपकी जो बुक है इसमें भी 140 साल लिखा हुआ है। ऐसे अगर बाइनियन ट्री की बात करें तो लगभग 200 से 300 साल, कहीं कहीं 500-600 वर्ष लिखा मिलेगा। ऐसे क्रोकोडाइल की बात करें तो 100 से 150 साल। ऐसे राइस प्लांट की बात करें तो आप लोग जानते हैं एक सीजन में राइस प्लांट तैयार हो जाता है, 3 से 4 महीने लगता है। कितना? 3 से 4 महीने लगता है। कौवे की बात करें तो कौवा 15 ईयर। काऊ इसमें बीच में छूट गया है, काऊ यानी गाय की बात करें तो ये भी लगभग 25 साल, यानी अगर लिखना चाहें तो 15 से 25 साल लिखा जा सकता है। ऐसे कुछ और वृक्ष हैं जो 1000 साल तक भी जीवित रहते हैं। एक वृक्ष है सिकोया, जो सबसे पुराना वृक्ष है और लंबा वृक्ष है। तो ऐसे बहुत सारे आपको डिफरेंट तरीके के प्लांट और एनिमल मिलेंगे जिनका लाइफ स्पान अलग अलग होगा। ऐसे क्वेश्चन नीट में कभी कभी पूछा गया है, अर्थवर्म, अर्थवर्म मतलब केचुआ, केचुए का लाइफ स्पान कितना होता है? तो 10.5 साल। कितना? 10.5 साल। किसका? केचुआ का, अर्थवर्म का। तो इस तरह से ये एक कुछ प्लांट और एनिमल का ये उदाहरण दिया गया, लाइफ स्पान उनका कितना होता है। ऐसे आप लोग लिस्ट बना सकते हैं, कई बुक में देखकर भी और नेट के माध्यम से भी आप लोग और आगे कई जीवों का अध्ययन कर सकते हैं लाइफ स्पान। आगे अब इसमें हम लोग सीधे पहुंचते हैं कि जनन के बारे में। जैसे जनन की परिभाषा आप लोग जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं कई बार, कि जीवों को अपने जैसे संतानोत्पत्ति उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है या क्रिया जो होती है उसे जनन क्रिया कहते हैं। जनन मुख्यतः 2 विधियों से देखा गया है, एक अलैंगिक विधि है, दूसरा लैंगिक विधि है। तो जनन की विधियां हम लोग पढ़ लेते हैं। जनन की विधियां यानी हम लोग कह सकते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की विधियों में देखें तो जनन अगर सभी जीवों की बात करें तो देखा गया है कि जनन मुख्यतः 2 विधियों से होता है। एक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अलैंगिक जनन, मीन्स अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है दूसरा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो इन 2 विधियों से मुख्य रूप से सभी जीव जनन करते हैं, यानी अपनी संतानोत्पत्ति करते हैं, अपनी आगे की पीढ़ी बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन ये एक सरल तरीका है, सामान्य तरीका है। यानी ये मुख्यतः छोटे जीवों में, यानी छोटे जंतुओं और वनस्पतियों में मुख्य रूप से ये अलैंगिक जनन पाया जाता है। ये एक सरल तरीका है और अपेक्षाकृत अगर देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा, यानी लैंगिक जनन की अपेक्षा, ये तीव्र गति से होता है। कैसे होता है? तीव्र गति से होता है। इसमें कोई जीव है वो व्यक्तिगत, यानी एक ही जीव जिसमें कुछ
मेल फीमेल का पता नहीं होता है, यानी उसमें लैंगिक कुछ सेक्सुअल आर्गन की कोई बात नहीं होती है, यानी सीधे जीव से ही जीव उत्पन्न हो जाता है। और इसके लिए कई विधियां बताई गई हैं, कई विधियों के द्वारा, यानी हम लोग कह सकते हैं जैसे मेरा शरीर है या कोई प्लांट का शरीर है, प्लांट बॉडी है, उससे ही डायरेक्ट, जैसे उसकी टहनी से नए जीव नए प्लांट उत्पन्न होना, या हमारे शरीर से ही, हमारे शरीर की कोशिकाओं से ही नए जीव का उत्पन्न हो जाना, ये क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यानी हम लोग अगर सीधे बात करें तो इसमें एक ही व्यक्तिगत जीव वयस्क होकर अपने जैसी प्रतिलिपियां बना लेता है। क्या करता है? एक ही जीव क्या करता है? व्यक्तिगत रूप से, यानी खुद ही रहेगा और अपने जैसे क्या करेगा? प्रतिलिपियां बना लेगा। एक जीव यानी व्यक्तिगत कह सकते हैं, अपने जैसी प्रतिलिपियां। अब प्रतिलिपि आप लोग जानते हैं फोटोकॉपी, यानी सेम जैसे हम हैं ऐसे ही कोई चीज और बन जाए। प्रतिलिपि यानी हूबहू, प्रतिलिपि या प्रतिलिपियां बना लेते हैं। और ये प्रतिलिपियां कैसे होती हैं? इनका जो आनुवंशिक लक्षण होता है वो पेरेंट की तरह होता है, यानी इनके जनक की तरह होता है, यानी आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। सभी प्रतिलिपियां भी समान होंगी और उनके जनक भी समान होंगे। क्या होंगे? सभी प्रतिलिपियां भी समान होंगी, यानी जितने भी इस जीव से जो भी नई जनरेशन आएगी, नई संतति आएगी, नई प्रतिलिपि बनेगी, वो क्या होगी? अपने जनक के समान होगी, अपने जनक यानी अपने पेरेंट के समान होगी, यानी सभी आइडेंटिकल होंगे। प्रतिलिपियां क्या होगी? आइडेंटिकल कॉपी होंगी, एक समान होंगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब चूंकि प्रतिलिपियां समान है इसलिए इसे हम क्लोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोन भी कह सकते हैं। तो ऐसे इसका दूसरा भी एक नाम है जिसे कहते हैं एकल जीव जनन। क्या कहते हैं? एकल जीव जनन भी कहते हैं इसे, एकल जीव जनन भी कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं। यानी तरीके, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन की विधियां। क्या है? अलैंगिक जनन की विधियां। अभी हमने बताया था कि अलैंगिक जनन कई प्रकार से हो सकता है। अलैंगिक जनन की विधियां, यानी अलैंगिक जनन क्या होता है कि एक ही व्यक्तिगत जीव होता है, वो अपने जैसी कई प्रतिलिपियां यानी आइडेंटिकल कॉपी बना लेता है, जिसे क्लोन भी कह सकते हैं या एकल जीव जनन भी इसे कहते हैं। तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसमें क्या होता है? आनुवंशिक रूप से सभी प्रतिलिपियां समान होती हैं और ये एक सरल तरीका है, तीव्रता के साथ होता है। ये इसका विशिष्ट गुण है। आगे बढ़ते हैं अलैंगिक जनन की विधियों में। तो अलैंगिक जनन के लिए कई विधियां हैं, भिन्न भिन्न जीवों में देखा गया है, कई विधियां इसमें देखी गई हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग विधि अगर पढ़ें तो उसमें द्विविभाजन, द्वि मतलब ये यहाँ लिखा है, दो से मतलब है इसका, यानी बाई से बाइनरी, बाइनरी फिजन, फिजन मतलब विभाजन। तो बाइनरी फिजन, द्विविभाजन। अब इसमें होता क्या है? जीव, कोई भी जीव है वो अपने जैसे दो संततियां उत्पन्न करता है। दो संततियां कैसे उत्पन्न करेगा? उदाहरण के लिए हम एक अमीबा ले लेते हैं।
अमीबा क्या है? अमीबा का पूरा नाम होता है अमीबा प्रोटियस, और ये तालाब में पाया जाता है। स्टिग्नेंट वाटर यानी जो लगभग स्थिर जल होता है, तालाबों में पाया जाता है। और ये एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। यानी यूकैरियोटिक है बट यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर। ये क्या होता है? अमीबा कैसे अपना जन्म करता है? इसमें कोई विशेष अंग या विशिष्ट अंग नहीं होते हैं जन्म के लिए। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी जीव हैं, कोई विशेष अंग नहीं होता है। नहीं ऐसे ये बनेगा तब वो जन्म होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? इसमें ये जो केंद्रक है, केंद्रक में विभाजन स्टार्ट होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस होता है। केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन कैसे होगा? सपोज ये कोशिका है और केंद्रक ऐसे धीरे 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 ऐसे पतला होने लगता है बीच से, और दो भागों में अंदर क्या होता है? दो भागों में टूट जाता है ऐसे। एक केंद्र इधर आ गया, एक इधर, और फिर आगे क्या होता है? फिर धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस, यानी ये भी कोशिका भी दो भागों में ऐसे ऐसे आके और नजदीक आके फिर विभाजित हो जाती है, और दो भागों में यानी बढ़ जाती है ये दो भागों में। तो कहने का मतलब अब इसका जो मुख्य यानी जो पेरेंट बॉडी थी वो अब नहीं बची, यानी कह सकते हैं जो जनक था वो अब नहीं बचा, लेकिन जनक दो भागों में विभक्त हो gया है, और ये कहते हैं बाइनरी फिजन। इसे क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। अब ऐसे ही ये भी आगे चलकर, यानी ये जो दो यहाँ पर डाटर अमीबा बने हैं, यानी अमीब्यूली भी कह सकते हैं, ये जो अमीबी बने हैं ये भी आगे चलकर ऐसे ही दो भागों में बंट सकते हैं। ऐसे वो भी दो भागों में, इस तरह से एक बाइनरी सिस्टम बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ऐसे दो में ये बटेंगे, फिर दो में ये बटेंगे, फिर दो में ऐसे 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 ये बढ़ते चले जाएंगे। होता क्या है इस बाइनरी फिजन में कि इसमें जो पेरेंट होता है यानी जनक होता है वो मुख्य रूप से बचता नहीं है, यानी मुख्य रूप से वो स्थिरता उसमें नहीं रहती है, वो विभाजित हो जाता है, कई भागों में ऐसे विभाजित होता रहता है। इसे भी कह सकते हैं इमॉर्टल ऑफ लाइफ, यानी अमरता कह सकते हैं। यानी ये अमर है, इसकी नेचुरल डेथ नहीं हो रही है, यानी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो रही है। इसलिए अमीबा की लाइफ स्पान नहीं बताया जा सकता है कि कितने समय का लाइफ स्पान इसका होता है। तो हम लोग द्विविभाजन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि द्विविभाजन किसी भी जीव का शरीर दो भागों में बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका का यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है, और एक से दो कोशिकाएं बन जाती हैं जो डॉटर सेल्स कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हमने अमीबा ले लिया, ऐसे ही पैरामीशियम भी है, ऐसे ही यूग्लिना भी है। तो इस तरह से कई जीव हैं जो द्विविभाजन की क्रिया करते हैं। अब अगला इसमें पॉइंट अगर हम चलते हैं लैंगिक जनन में, दूसरी विधि की अगर बात करें तो एक तो बाइनरी फिजन हो गया, दूसरी विधि है स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं बीजाणु का बनना, बीजाणुओं का बनना, यानी बीजाणुओं के द्वारा जनन का हो जाना लैंगिक क्रिया में का ही एक ये भाग है। कुछ जीवों में ये भी देखा गया है कि कुछ छोटे छोटे बीजाणु बन जाते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जर्मिनेट कर जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कुछ हम बीजाणुओं का अगर नाम ले लें, कुछ बीजाणु जैसे जू स्पोर, स्पोर मीन्स होता है बीजाणु। ऐसे ही एक और होता है एप्लाइनो स्पोर, ऐसे ही एक होता है हिप्नो स्पोर,
ऐसे ही एक और होता है एकाइनिड्स। तो ये सब जो बताए गए हैं ये बीजाणुओं के प्रकार हैं। ऐसे ही कुछ जीवों में ये बीजाणु बन जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान यानी प्रकीर्णन इनका हो जाता है, डिस्पर्जल हो जाता है और सेटल्ड हो जाते हैं, यानी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर ये क्या करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं और ये नए जीव का निर्माण करते हैं या नए पौधे या जंतुओं का निर्माण कर देते हैं, बना देते हैं। तो इस तरह से जो जनन होता है उसे स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पिछले उसमें पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में, क्लास में, कि क्लेमाइडोमोनास के बारे में पढ़ा होगा। वहां पर ऐसे चल बीजाणुओं का अध्ययन किया होगा जिसमें ऐसे फ्लैजिला लगे होते हैं और ये ऐसे फ्लैजिलेटेड थ्रेड की, 2 थ्रेड की तरह निकले होते हैं। तो ये जूस्पोर यानी इसी से मूवमेंट करते हुए चले जाते हैं। ऐसे कुछ जगह और आपने पढ़ा होगा, फंजाई में पढ़ा होगा, एप्लाइनोस्पोर के बारे में पढ़ा होगा, एप्लाइनोस्पोर स्पोर के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर क्या होता है कि फ्लैजिला नहीं होता है। ऐसे हिप्नोस्पोर के बारे में भी पढ़ा होगा कि कुछ स्पोर ऐसे भी होते हैं जो बहुत दिनों तक ऐसे पड़े रह जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, तो वो हिप्नोस्पोर कहलाते हैं, यानी समय जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इस तरह से जिन जीवों में या जिन पौधों में ये प्रक्रिया पाई जाती है वहां पर ये स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। ऐसे ही कुछ विधियां और हैं, जैसे एक विधि है बडिंग। बडिंग को मुकुलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। इसमें क्या होता है कि जीव का जो शरीर होता है उसमें कुछ छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती हैं। जैसे सपोज हम करें एक हाइड्रा, ये सपोज एक हाइड्रा है और हाइड्रा में ये देखा गया कि ऐसे छोटी छोटी ऐसे संरचनाएं उभार बनने लगती हैं, ऐसे बर्ड्स निकलने लगती हैं और ये बर्ड्स क्या होती हैं, डी अटैच यहाँ से हटकर पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं और कहीं सेटल्ड हो जाती हैं और धीरे धीरे नया हाइड्रा बना लेती हैं। तो ये जो ये स्ट्रक्चर बना था ये बड कहलाता है और इस प्रोसेस को पूरे बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग। तो इसमें बडिंग प्रक्रिया में क्या होता है, जीवों में, कुछ जीवों में उनके शरीर पर छोटे छोटे उभार निकल आते हैं। ये उभार क्या होते हैं, मुख्य शरीर से अलग हो जाते हैं और नया शरीर बना लेते हैं, नया जीव बना लेते हैं, जिसे मुकुलन या बडिंग कहते हैं। इन सब जो बर्ड्स होती हैं इन सब में वो सारी चीजें मौजूद होती हैं जो इस पेरेंट बॉडी में होती हैं, यानी वो सारी तरीके के सेल्स मौजूद होती हैं, डीएनए मौजूद होता है, यानी आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं। तो ये बडिंग प्रक्रिया कहलाती है। ऐसे ही एक और होता है जिसमें कलिका निर्माण यानी बड फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही लगभग बड फॉर्मेशन होता है। कुछ में देखा गया है कि बड फॉर्मेशन कुछ जीवों में, जैसे ईस्ट में भी बड की तरह संरचनाएं बन जाती हैं, एक चेन बन जाती है पूरी, तो वहां भी उसे बडिंग फॉर्मेशन कहेंगे या बड फॉर्मेशन कहेंगे। तो लगभग दोनों में समानता रहती है। ऐसे अगला है फ्रैगमेंटेशन है या रीजनरेशन है, खंडी भवन या पुनरुद्भवन। ऐसे एक है एनसिस्टमेंट या पुटिभवन। तो ये आगे की जो प्रक्रिया है बडिंग से लेके और जो प्रोसेस बचती है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग ये रिवीजन करते रहें और नोट्स बनाते रहें।